अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने मतलब कल चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू किया था। हमने 2 लेक्चर उसके बारे में देखे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है, फिर फिनोल के बारे में बताया, फिर ईथर, फिर मैंने कहा उसका नोमेनक्लेचर बताया, फिर हमने सबसे बाद उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल के अंदर या आप लोग मैथानॉल को कैसे प्रिपेयर करते हो इंडस्ट्रीज के अंदर। हमने पूरा प्रोसेस देखा। आज हम लोग देखेंगे कि एथानॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं या इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आम जुबान में अगर कहो तो इसे वाइन का नाम भी देते हैं। वाइन कैसे प्रिपेयर होती है, रम, ये जो बेवरेजेस होते हैं शराब वगैरह, ये किस तरह से प्रिपेयर होती है, या इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एथेनॉल की होती है, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। देखें, एथो प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। हम इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को प्रिपेयर करेंगे। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हम लोग एथेनॉल को प्रिपेयर कर लेते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को ये कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक फर्मेंटेशन क्या होता है, एक मोलेसिस क्या होता है, यीस्ट क्या होता है, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम फर्मेंटेशन से पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वैसे तो हमारा इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 14 के अंदर है, लेकिन हम अभी सिर्फ देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये उसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला वो क्या है हमारे पास, वो है CxH2O है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ C6 तो ये बन जाएगा H12O6, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज का नाम देते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है इसके अंदर जब आप वाटर को ऐड करते हो, या आप ये कह लो कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6, इसके अंदर जब आप वाटर को ऐड करते हो, या आप दूसरे लफ्जों में अगर मैं लिखूं तो इसको यहाँ पे वाटर रहने दो, बल्कि ग्लूकोज को यीस्ट की मौजूदगी में फर्मेंट या यीस्ट की मौजूदगी में तोड़ देना फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, स्टार्च, उसके अलावा फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें आ जाती है। तो सुक्रोज या ग्लूकोज को किसकी मौजूदगी में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर वाटर और यीस्ट की मौजूदगी में उसको तोड़ देना फर्मेंटेशन कहलाता है। तो फर्मेंटेशन की अगर डेफिनेशन लिखूं तो फर्मेंटेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which biochemical process which occur in the presence of certain enzymes। ठीक है, ये वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स की मौजूदगी में, या आप दूसरे लफ्जों में फर्मेंटेशन को ये कह सकते हो कि किसी ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, स्टार्च को, या आप दूसरे वो जो सुक्रोज होता है, जैसे शुगर केन जो होता है, सुक्रोज या चीनी जो हम लोग यूज करते हैं वो सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज को तोड़ देना, फर्मेंट मतलब तोड़ के किसी पार्ट में या अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को या किसी कार्बोहाइड्रेट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और एंजाइम्स की मौजूदगी में अल्कोहल्स के अंदर तोड़ देना फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन के बाद आप लोग को वर्ड एक पता होना चाहिए, मोलेसिस क्या होता है। मोलेसिस हमें पता है शुगर केन के बारे में, शुगर केन जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। ठीक है, तो शुगर केन जो होता है वो आप लोग, जब हम लोग मोलेसिस क्या होता है, जब आप शुगर केन में से मतलब गन्ने में से रस उसका सारा निकाल लेते हो, मशीन वगैरह यूज करते हैं तो हम उसका रस निकाल लेते हैं। रस निकालने के बाद जो बाद में बच जाने वाला उसका रेजिड्यू है, जो पीछे हमारे पास रह जाता है, बच जाता है, वो जो पीछे रह जाने वाला रेजिड्यू है उसके अंदर देखें कुछ ना कुछ मिकदार में
शुगर केन की कंसंट्रेशन भी होगी और कुछ ना कुछ मिकदार में शुगर केन, एक तो शुगर मतलब थोड़ा सा रस भी मौजूद होगा और जो पीछे मवाद रह जाता है वो सारे का सारा मोलेसेस कहलाता है। मतलब जब आप उसको मशीन में से गुजारते हो तो गुजरने के बाद एक रस साइड पे हो जाता है और जो मवाद होता है वो एक साइड पे हो जाता है, तो वो जो रह जाने वाला रेजिड्यू है, मवाद है, उसे हम मोलेसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो आगे वाला है वो है यीस्ट। अब यीस्ट क्या होते हैं? यीस्ट जो होते हैं इसका बेसिकली साइज होता है 4 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो, ये बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या आप ये कह लो कि ये एक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होता है? ये आप लोग किसी चीज को फर्मेंट करने के लिए, जैसे कि डबल रोटी हो गई या इस तरह की जो भी ब्रेड वगैरह हो गए, केक वगैरह हो गए, पेस्ट्रीज वगैरह हो गई, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके फ्लावर मतलब उसके साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यीस्ट वो चीज है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक कैटालिस्ट है, लेकिन लिविंग कैटालिस्ट, लिविंग कैटालिस्ट यानी कि जैसे आप लोगों ने कल भी एक फार्मूला पढ़ा था, हमने कल ये देखा था CO+H2 जिसे हम वाटर गैस कहते थे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ये कह लो क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, या जिसकी मौजूदगी में क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में आप लोग इसको कन्वर्ट करते थे CH3OH मिथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो देखो ये जो है ये क्रोमियम ऑक्साइड ये एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ है, ये एज अ कैटालिस्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कोई कैटालिस्ट लिविंग तो नहीं है, ये तो कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसको हम कंपाउंड का एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर ले। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है वो एंजाइम्स होता है, और एंजाइम्स जो होता है ये सारे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है। मतलब एक खास टेम्परेचर की रेंज के अंदर ये वर्क करता है, ना तो उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम है, जैसे आपकी बुक के अंदर जो इन्वर्टेज एंजाइम्स है या जाइमेज है, वो आप लोग के पास 13 से लेकर 27 डिग्री तक अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर टेम्परेचर 13 से नीचे हो जाए तब भी एंजाइम्स कोई वर्क नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर 27 से टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर भी एंजाइम डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो ये एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो इसने 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम लिया हुआ है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि 13 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए तो यीस्ट जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया मोलेसेस। मोलेसेस किसे कहते हैं? जो भी आपके शुगर केन के रेजिड्यू हैं, शुगर केन के रेजिड्यू, रह जाने वाला जो बच जाने वाला मवाद है, ठीक है, वो जो आपके पास क्या कहलाता है? मोलेसेस कहलाता है। मोलेसेस के बाद आप लोग को बताया यीस्ट क्या होता है। यीस्ट किसी चीज को फर्मेंट कर देता है, मतलब उसको तोड़ के फुला देता है। ऐसे कह लो जैसे डबल रोटी ब्रेड वगैरह या केक पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका साइज बढ़ाया जा सके। और यीस्ट का साइज 4 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो फंक्शन हमारा फर्दर परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग कैटालिस्ट होते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है बल्कि लिविंग कैटालिस्ट है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो तब भी ये वर्क करना बंद कर देते हैं, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो तब भी ये वर्क नहीं करते। लेकिन अगर इस रेंज में जैसे 14, 15, 16 टेम्परेचर होता जाएगा तो एंजाइम्स का जो फंक्शन है या एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक खास लेवल तक 27 डिग्री तक तो बहुत हद तक चला जाएगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम्स का फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करेगा उसके बाद मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम्स का फंक्शन बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये खास रेंज में करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CxH2O
X होता है, यानी कि अगर C6 है तो H12O6 ग्लूकोज, और इसी तरह इसका दूसरा फार्मूला भी यही होता है C6H12O6, उसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल लो, जैसे मैं ग्लूकोज ले लेता हूं C6H12O6, इसके अंदर जब आप वाटर को ऐड करते हो तो आपके पास इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम्स और यीस्ट भी आप इसके अंदर ऐड करते हो तो आप लोग के पास में एथेनॉल प्रिपेयर हो जाती है। ये जो आपके पास एथेनॉल है, ये हमारे यहाँ ऐसा प्रोसेस यूज नहीं करते। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा मकसद होता है कि जब एथेनॉल या इसको वाइन, रम या शराब कह लो, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हम गन्ने के जो बच जाने वाले रेसिड्यू है ना, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जो रह जाने वाले मवाद है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद बड़े बड़े टप होते हैं हमारे पास, हम सारा कुछ उठा के उस टप के अंदर ऐड कर देते हैं। करने के बाद कुछ मिकदार में हम लोग यीस्ट डाल देते हैं और कुछ मिकदार में हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम्स वगैरह हम नहीं डालते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यीस्ट डाल देते हैं। और डालने के बाद उसको ऊपर से खुला छोड़ देते हैं कोई 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन के लिए हम उसको खुला छोड़ देते हैं। और जब आप खुला छोड़ देते हो तो चौथे दिन आप लोग के पास 10% जो है वो एथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। इससे ज्यादा मिकदार में एथेनॉल प्रिपेयर नहीं होता, उसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन होती है। तो हम बार बार उसकी क्या करते हैं, हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन से बार बार उसको गुजारते हैं ताकि हम पानी खत्म करते जाएं और प्योर 100% एथेनॉल प्रिपेयर कर ले। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, या आप उसको कह लो डिस्टिलेशन ही कह लो कि हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। और डिस्टिलेशन बार बार करने के बाद हम लोग 10% से उसकी मिकदार बढ़ा के तकरीबन 95% तक प्योर एथेनॉल प्रिपेयर करवा लेते हैं। इससे ज्यादा ना तो प्रिपेयर हो सकती है और ना ही हम लोग कर सकते होते हैं। ठीक है, तो 90, और इसे हम लोग बुक वाले ने मिथाइलिन स्प्रिट का नाम या रेक्टिफाइड सेपरेट का नाम देते हैं। रेक्टिफाइड सेपरेट का इसको नाम देते हैं। तो ये हमारे यहाँ ज्यादातर होता है कि 10% जो होता है वो हम लोग हासिल कर लेते हैं। और याद रखिएगा कि हम जब इसको यूज करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन 15% से ज्यादा ना हो। अगर कोई भी इंसान इसको इस्तेमाल करता है पीने के लिए तो 15% से कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। अगर 15% से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, 15% से जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है 50 to 20% अगर आपने यूज कर ली एथेनॉल तो हमारी जो है वो किसी भी इंसान की जो भी इसको इस्तेमाल करता है उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक सिस्टम होता है। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से कर सकते हैं और उसके अलावा मोलेसेस से प्रिपेयर कर लेते हैं। मोलेसेस जो होता है, मोलेसेस जिसे आप शुगर केन का नाम भी देते हैं, शुगर केन, उसके अंदर होता है सुक्रोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। लेकिन मैंने यहाँ पे फार्मूला ये यूज किया, मैंने कहा CXH2OX है, लेकिन इसके लिहाज से अगर देखूं तो ये मेरे पास बनता है C12H2O into 12। तो ये मेरे पास फार्मूला बनता है C12H24O12। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है C12H22O11। बेसिकली इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकला हुआ है। तो ये सुक्रोज का फार्मूला है। हकीकत में बनता बिल्कुल ऐसे ही है, यही फार्मूला है C12H24O12। लेकिन अगर लिखा हो C12H22O11 तो इसका मतलब इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। तो हम लोग वो जो गन्ने के रेसिड्यू है मोलेसिस, उसमें से हमें शुगर केन मिलता है। शुगर केन के अंदर होती है सुक्रोज ये आपकी चीनी भी होती है, जो हम लोग चीनी वगैरह यूज करते हैं ना खाने के लिए, उसका नाम भी सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज को क्या करते हैं, सुक्रोज का फार्मूला हो गया C12H22O11।
C12H22O11। देखो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट है, तो मैं अगर दोबारा इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवा दूं तो ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास एक बन जाता है C6H12O6 और दूसरा बन जाता है फिर C6H12O6। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और ये होता है फ्रुक्टोज। इन दोनों के फार्मूला सेम है, बस फर्क इनके स्ट्रक्चर का है। एक आपके पास अल्डिहाइड्स होता है और एक आपके पास कीटोन होता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि हम शुगर केन या मोलेसेस से हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथानॉल प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले शुगर केन जो गन्ने का रस निकाल लिया, जो रह जाने वाले रेसिड्यू हैं वो लिए, उस वो जो सुक्रोज है उसको हमने क्या किया कि सुक्रोज का फार्मूला था C12H22O11, तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट है। अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा ऐड करवा दूं तो मेरे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएगा। ये होता है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो आपके पास नेक्स्ट हासिल होने वाला है C6H12O6, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अगर दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल अगेन ऐड करूंगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ में मेरे पास बन जाएगा C2H5OH, यानी कि एक एथेनॉल प्रिपेयर हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ग्लूकोज को तोड़ के भी ये काम कर सकते हो, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। लेकिन याद रखिएगा आपकी बुक वाले ने यहाँ पे वाटर नहीं बल्कि डायरेक्टली ग्लूकोज लिया, उसके अंदर वो एंजाइम्स या जो भी इन्वर्टेज जाइमेज जो एंजाइम्स होते हैं और साथ में यीस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया, तो इसकी फ्रैक्शनल होगी और फ्रैक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल प्रिपेयर हो जाते हैं। और इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो जो हमारे पास हासिल होती है वो 10% होती है, बाकी 90% और रेजिड्यू होते हैं। हम बार बार फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते रहते हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह दो कि हम पानी की मिकदार को निकालते रहते हैं और 95% तक प्रिपेयर कर लेते हैं, उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। इसे हम रेक्टिफाइड स्प्रिट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आप लोग इससे नहीं प्रिपेयर करना चाहते तो आपके पास एक और तरीकाकार भी है, आप स्टार्च को यूज कर सकते हो। स्टार्च क्या होता है, ये भी पॉलीमर्स होते हैं, स्टार्च ये भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स से क्या मुराद है, जैसे आप लोगों ने इथीन देखा था, तो इथीन को पॉलीमराइज करके हम लोग पॉलीइथीन वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह स्टार्च को पॉलीमराइज कर सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके पास है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, उसको आप पॉलीमराइज करते रहो, पॉलीमराइज करके आप बड़े मॉलिक्यूल बना लो तो स्टार्च कहते हैं। अब उसको करोगे तो वही ग्लूकोज आ जाएगा, लेकिन उसका फार्मूला ये इस तरीके से लिखा जाएगा। सारा तो एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लें, C6H12O6 की वैल्यू n है। इसके अंदर जब आप कंसंट्रेशन डालेंगे तो आपके पास n तादाद में CO2 बन जाएगा और n तादाद में आपके पास C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। तो इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमारे पास जो मेजर तरीका है वो शुगर केन है। शुगर केन के अलावा आप स्टार्च से भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप ग्लूकोज से भी कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए। अब देखो जी, ज्यादातर ये जो होता है एथेनॉल, ये आपको आम कंडीशन में तो नहीं मिलता, ये लैब के अंदर मौजूद होता है, लैब में आप लोगों को इजीली अवेलेबल होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट का दिल चाहे कि जी चलो चेक करता हूँ कि कैसा है, पीने वाला है या क्या इस्तेमाल है, तो आप लोग हरगिज ऐसा ना कीजिएगा, वहां पे अकेला एथेनॉल नहीं पड़ा होता। एथेनॉल को हम लोग क्या कर देते हैं, हम एथेनॉल को डीनेचर कर देते हैं, डीनेचर ऑफ द अल्कोहल। हम अल्कोहल्स को डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर का मतलब ये होता है कि एथेनॉल जो होता है, ये मतलब ऐसे समझ लें नशा है, नशावर जो अद्वियात होते हैं वो हमें क्या कर देते हैं,
हमारी बॉडी को खत्म, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वजह से वो जो आपकी वहाँ पे लैब के अंदर मौजूद होता है एथेनॉल, आपने उसको डायरेक्टली नहीं पीना। डायरेक्टली पीने की वजह क्या है, हमने उसको वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं कि इधर प्रोसेस से हासिल किया, 95% तक बनाया, रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाई और रख दिया जाके, हम ऐसा नहीं करते। हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग पेरिडीन या एसीटोन वगैरह उसको डाल के डी नेचर कर देते हैं। डी नेचर का मतलब है उसका जो असर होता है, वो जो क्या होता है कंडीशन जिसको कहते हैं, मतलब नशा चढ़ जाता है इंसान को, तो वो हम असर उसका खत्म कर चुके होते हैं, तो वो खतरनाक बन जाता है। अगर आप क्या करो उसके, हम लोग डी नेचर करने के लिए क्या करते हैं, हम या तो पेरिडीन डाल देते हैं उसमें या एसीटोन डाल देते हैं। ठीक है, पेरिडीन का फार्मूला होता है आप लोग के पास कुछ इस तरह से। पेरिडीन का फार्मूला होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है और एसीटोन एक होता है मॉलिक्यूल्स, या कीटोन एक ग्रुप, या दोनों डाल इनमें से कोई एक हम ऐड कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा पेरिडीन जो होता है, अगर आप लोग वो लैब में पड़ा हुआ इस्तेमाल कर लोगे तो फिर पेरिडीन का मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि इंसान ये इतना खतरनाक है कि इंसान बहुत सी खसूसियात से महरूम हो जाता है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग इसको डायरेक्टली वहां पे यूज कर लो, पी लो, तो आप भी किसी ना किसी कुछ खसूसियात से क्या हो जाओगे, महरूम हो जाओगे। तो लिहाजा हम लोग उसको डी नेचर करके अल्कोहल को रखते हैं, या तो उसमें पेरिडीन डाला होता है या एसीटोन। पेरिडीन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो ज्यादातर तो वैसे एसीटोन ही डाला होता है, लेकिन पेरिडीन भी मौजूद बीच में होता है। तो इससे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डी नेचर कर देते हैं, उसके असर को जाया कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा पेपर में आ जाता है, हाउ द अल्कोहल इज डी नेचर्ड, कि अल्कोहल जो होते हैं उसको डी नेचर कैसे करते हैं। तो आपने कहना है अल्कोहल में हम स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी सी मिकदार में या तो पेरिडीन डाल देते हैं। अब ज्यादातर पेरिडीन नहीं एसीटोन डाला जाता है, क्योंकि पेरिडीन बहुत खतरनाक होता है, इंसान को बहुत सारी खसूसियात से महरूम कर देता है। तो हम लोग एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन क्या करता है कि वो उसके असर को जाया कर देते हैं, लेकिन इतना खतरनाक फिर नहीं रहता, मतलब वो खतरनाक नहीं होता। तो आपने पीने की इसको लैब में कोशिश नहीं करनी होती। ठीक है, फिर ये मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा बता देता हूं कि हम एथेनॉल को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स और यीस्ट की मौजूदगी में हम ग्लूकोज को एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, इन सब को हम लोग किस पे, अल्कोहल में प्रिपेयर करना बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन से हम लोग करते हैं। फिर हमने कहा मोलेसिस क्या होते हैं, तो शुगर में, शुगर कैन या गन्ने में से जब आप रस निकाल लेते हो तो रह जाने वाले जो रेजिड्यू हैं, जो पीछे बच जाते हैं, उसे हम लोग मोलेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, मोलेसिस के बाद हम लोगों ने बात की यीस्ट के बारे में कि यीस्ट जो होता है 4 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये जैसे ही आप लोग इसको किसी बड़े से टब के अंदर डालते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टब है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गन्ने की कंसंट्रेशन या मिकदार पड़ी हुई है, आपने ऊपर से यीस्ट डाल दिया। ठीक है, यीस्ट और एंजाइम्स भी डाल दिए, तो फिर क्या होगा, दो या 3 दिन के अंदर अंदर ये यीस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब एक यीस्ट ग्रो करके 2 में, 2 फिर आगे 4 में, 4 से 6 में, इस तरह से ये कन्वर्ट होते जाते हैं। और ये क्या कर देते हैं, इसको फर्मेंट कर देते हैं और फर्मेंट करके अल्कोहल बना देते हैं। तो अब तीसरे दिन, ज्यादातर वो कहते हैं कच्ची शराब जो होती है वो बेसिकली आज उन्होंने डाला तो कल शाम को उन्होंने निकाल के पीना शुरू कर दी, उसे हम कच्ची शराब का नाम देते हैं। अगर आप पक्की को यूज करना चाहते हैं तो फिर आप 2 से 3 दिन उसको खुला छोड़ दे, तो वो आप लोगों के पास इजीली प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये यीस्ट होते हैं, इनका साइज 4 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये भी एक खास टेम्परेचर पे करते हैं, टेम्परेचर इस रेंज से बढ़ जाए तो ये किल हो जाते हैं, फिर किल हो जाएगा तो हमारा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर एंजाइम्स फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। तो हमारे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बरकरार रखना इंतहाई जरूरी होता है। ठीक है, फिर हमने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, ये लिविंग कैटलिस्ट होते हैं जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मजीद इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में बात करेंगे। फिर हमने देखा कि ग्लूकोज को हम इन्वर्टेज एंजाइम में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर आप ऐड करो ना करो, ये बेसिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में 2 से 3 दिन के अंदर। वो सारी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर हम लोगों ने इसी के बारे में कहा कि डी नेचर कैसे करते हैं। तो डी नेचर करने का तरीका यह है कि हम पेरिडीन या एसीटोन डाल देते हैं ताकि
ये फंक्शन परफॉर्म आगे फर्दर ना कर सके। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है, और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी पेपर में आ सकता है। तो अगर आपका अब यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।